सभी हमारे फेसबुक में जुड़े साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। साथियों, मैं राजेंद्र पांडे और बिल्लू पांडे, महानगर अध्यक्ष लोहिया वाहिनी का, आज आपके समक्ष इस देश में घटित हो रही घटनाओं को लेकर रूबरू हुआ हूं और बहुत से बिंदु हमारे पास में ऐसे हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और इस बीजेपी सरकार की नाकामियों और बीजेपी सरकार द्वारा लगातार देश विरोधी नीतियों के खिलाफ कुछ बात आप तक रखना चाहता हूं। साथियों, सबसे पहले जो कि आज सबसे ज़्यादा चरम पे हमारे किसान भाइयों का मुद्दा है, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो कि भी कल 26 जनवरी में जो घटना घटित हुई हमारे देश में, इतिहास में पहली बार, वो बहुत दुखद और दयनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूं। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लें कि आखिर सत्य क्या है। मैं बहुत सी चीज़ें इस लाइव के माध्यम से आपके समझ रखूंगा जिससे आप तय कर पाओ कि सच्चाई और झूठ में कितना फ़र्क है। जो कुछ गोदी मीडिया द्वारा दिखाया जा रहा है उसमें और ज़मीनी हकीकत में क्या फ़र्क है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, कल मुख्य रूप से शामिल होने वाले जिसे खालिस्तानी समर्थक बताया जाता है, आखिर वो है कौन और उसके बीजेपी से क्या संबंध है। आइए मैं आपको कुछ वीडियो फोटोग्राफ के माध्यम से आपको पहले ये दिखा दूं कि आखिर दीप सिंधु है कौन, दीप सिंधु के तार किससे जुड़े रहे और दीप सिंधु के बारे में किसने क्या बोला। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं साथियों। ये देखिए सर, क्यों नहीं पूछ रही है। थोड़ा सा इस वीडियो पे नजर डालिए। के साथ लाल किले पर अपना झंडा फहराया। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सबके साथ इसकी तस्वीरें हैं। भाजपा सांसद सनी देओल इसे अपना भाई बता रही हैं। दीप में उसे जानने काफी सालों, तो he is like a younger brother to me. अब तय आपको करना है। आप सरकार और पूंजीपतियों की कठपुतली गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा पर विश्वास करेंगे या देश को खाना खिलाने वाले अन्नदाताओं पर। अब साथियों, आपने देखा होगा कि हमारे दीप सिंधु साहब के तार किससे जुड़े हुए हैं और जो बीजेपी किसानों को और किसानों के आंदोलन का बदनाम करने में लगी हुई है, आखिर उसके बीच में ये दीप सिंधु आया कहां से। अब ये आपको एक फोटोग्राफ्स के माध्यम से भी मैं दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये दीप सिंधु, ये देखिए दीप सिंधु कहां खड़ा है, किसके पास खड़ा है और खालिस्तानी समर्थक है, खालिस्तान का सपोर्ट करता, तो यहां इन लोगों के बीच में क्या कर रहा है, ये कहां से आया, इसके तार कहां से जुड़े हैं। ये हमारे मोदी जी के बगल में ये खड़े हुए हैं दीप सिंधु जी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा और आप गूगल वगैरह में सर्च करिए तो आपको मिल जाएगा। अब आते हैं दूसरे बिंदु पे, जो कृषि कानून बिल सरकार लाई है, इसी तरीके का कृषि कानून बिल सन 1906 में हमारे अंग्रेजों के जमाने में लाया गया था, जिसमें इसी तरीके का बिल लाया गया था जिसे आप ये न्यूज़पेपर के माध्यम से देख सकते हैं। ये न्यूज़पेपर के माध्यम से आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस बिल में
हमारे शहीद भगत सिंह जी के पिताजी और चाचा ने अंग्रेजों के इसी 3 काले कानून, कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन किया था, जिनके बाद अंग्रेजों को ये काला कानून वापस लेना पड़ा। तो साथियों, क्या फिर वही माहौल आज खड़ा हो गया है? आज फिर उसी तरीके का कृषि बिल, काला कानून लाया गया है जिसके खिलाफ किसान खड़े हुए हैं। तो क्या उसी तरीके के आंदोलन की जरूरत है जो उन्होंने किया था? पर सरकार इसको बदनाम करके ये कोशिश कर रही है किसी तरीके से इसमें सांप्रदायिक लोगों को बीच में घुसेड़ दिया जाए और इस आंदोलन को समाप्त कर दिया जाए, उसको अलग जामा पहना दिया जाए, जिसके खिलाफ हम सभी लोगों को एकजुट होकर उनका सहयोग और सपोर्ट करना है, क्योंकि वो हमारे देश के अन्नदाता हैं। और हमारे कुछ गोदी मीडिया वाले भाई इस चीज को दिखाने में असमर्थ हैं, वो नहीं दिखा सकते। बाकी मैं आपको और पहले बिंदु बता दूं, उसके बाद बहुत सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। तीसरा एक वीडियो आया है जो मुझे मिल रहा, मैं साक्ष्यों के आधार पे आपके सामने आपको दिखा के कर रहा हूं, मेरा कोई अपना वो नहीं है, ये सारी चीजें आई हैं। आप देख लीजिए कि मोदी जी देश की बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, लेकिन हमारे तिरंगे का किस तरीके से अपमान किया जा रहा है। लाइए मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूं कि ये देखिए, ये हमारे देश का ही वीडियो है और ये कल का है, जो कि उनकी पुलिस द्वारा किस तरीके से झंडे का अपमान किया जा रहा है। जरा इस पे भी थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। ये देखिए, ये हमारे झंडे का, तिरंगे का हमारा सम्मान है। साथियों, अब बताइए कि क्या हमारे तिरंगे से बढ़ के कोई चीज, हमारे देश का तिरंगा हमारा आन मान शान है, जिस पे लाठियों से वार किया जा रहा है, तिरंगे की सम्मान तक नहीं रखा जा रहा, तिरंगे को लाठियों मार रहे हैं और उसको इतना बेइज्जत कर रहे हैं। यह बहुत अफसोसजनक और दुखद है। अब मैं अगले पॉइंट पे, बिंदु पे आऊंगा, उससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि गोदी मीडिया ने सब कुछ दिखाया, ये यहां तक पहुंच गए, इन्होंने तिरंगा फहरा दी, ये खालिस्तानी पहुंच गए, इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने बहुत अराजक तत्व घुस गए, ये किसानों ने उल्टा सीधा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि क्या गोदी मीडिया ने दिखाया कि किसानों को किस तरीके से मारा पीटा गया है, किसानों को किस तरीके से प्रताड़ित किया गया, उसकी एक भी फोटो वीडियो दिखाई गई आपको। मैं आपको कुछ वीडियो दिखाऊंगा जिसमें से कुछ मीडिया भाई, किसी न्यूज चैनल के, ये कह रहे हैं कि जहां पे हमारे किसान मारे जा रहे हैं, वहां पे ये चीज दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वहां पे कैमरा मत लगाओ, वहां कैमरा मत दिखाओ। ये मैं आपको सुनवाता हूं, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। कितनी मिली भगत गोदी मीडिया और हमारे बीजेपी सरकार मिलकर काम कर रही है अंग्रेजों के खिलाफ, ये हमारे किसानों के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। आप इसको ध्यान से देखिए, मैं आपको ये भी दिखाता हूं। ये आपका चैनल है मिरर नाउ, ठीक है, इंग्लिश चैनल है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा साथियों। ये मैं आपको दिखाता हूं। आपको फिर मैं इसको रिपीट करके पुनः दिखाता हूं साथियों, फिर देखिए इसको ध्यान से। And the police is slowly but surely they have decided, you can see protest and no, and the police is slowly but surely they have decided, you can see protest, ये देखिए साथियों, and no, and the police is slowly but surely they have decided, you can see, देखिए साफ 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 सुना जा सकता है कि वो जो हमारा मीडिया का एंकर है वो कह रहा है ये मत, उधर मत करो, उधर मत करो। आप सुन सकते हैं, साफ साफ सुना जा सकता है कि जब उन पे लाठियां चल रही थी तो मीडिया वाले भाई उधर साइड में, जो गोदी मीडिया के कुछ लोग हैं, उधर मना कर रहे थे कि उधर मत कैमरा घुमाओ, कैमरा मत करो, उधर कैमरा मत करो, और वो तारीफ करने में लगे हुए थे। अब कैसा किसानों, हमारे जो बुजुर्ग साथी जिनको कहा जाता है, हमारे बुजुर्गवार, हमारे बड़े सम्मानित अन्नदाता कहा जाता है, उनको साथियों किस तरीके से मारा पीटा गया,
ये किसी ने दिखाया, लाइए मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स के माध्यम से दिखाता हूं। ये देखिए आप, ये वही किसान हैं जिनको मारा गया, पीटा गया, ठीक है, और पुलिस ने शांति का परिचय दिया। एक मिनट, और मैं आपको फोटोग्राफ दिखाता हूं। ये साथियों, ये मारा गया, ठीक है, ये इनके साथ मारपीट की गई है इस तरीके से। ये क्या किसी हमारे गोदी मीडिया द्वारा दिखाया गया क्या? जो पुलिस बहुत शांति का दूत बनी हुई थी, उसने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया ये किस तरीके से अन्नदाता को मारा गया है। ये तो दिखाया गया वहां तक पहुंचे, ये किया गया, वो किया, ये सब कौन दिखा, ये किसी ने दिखाया? नहीं दिखाया। ये बेचारे मार खा रहे थे, अगर बीजेपी से पूछा जाएगा तो वो कहेंगे इनका शौक था। इस सर्दी में इस तरीके का मारा जा रहा है जिनको, उसको ना गोदी मीडिया दिखा रही है, ना आपका बीजेपी सरकार हर तरीके से दबाने में लगी है। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, फिर मैं आपको इन सबका निष्कर्ष बताता हूं साथियों। लगभग आज की डेट में किसान जब से आंदोलन पर बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, अब तक लगभग 100 से ज्यादा किसानों की जान जा चुकी है। लेकिन ये सरकार बिल्कुल हटकर्मी की जैसे अपने, जैसे हिटलर शाही कहते हैं, अपने उस पे अड़ी हुई है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं किसी कीमत पे। और वो बेचारे इस ठंडी में जब लोग घर में पड़े हुए हैं, सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, वो इस ठंडी में बाहर पड़े हैं और उन्हें खालिस्तानी बताया जाता है। मतलब क्या सब खालिस्तानी हैं? कोई देशभक्त नहीं है। कोई वो अन्नदाता अपना अगर विरोध दर्ज कराता है तो वो खालिस्तानी हो जाता है। क्या बात करते हैं माननीय मोदी जी, क्या बात करते हैं बीजेपी। अब मैं आपको इसके बाद भी बहुत सारी चीजों, पहले बिंदुवार में आपको बता दूं। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, जिसमें पुलवामा में हमला हुआ। और पुलवामा में इतने हमारे शहीद बेचारे आर्मी के लोग, हमारे भाई, हमारे बड़े, हमारे लिए सरहदों में जो हमारी हिफाजत करते हैं, वो शहीद हो गए। इतना बड़ा आरडीएक्स का खेप उनके बीच में घुस जाता है और इनकी इंटेलिजेंस उसका पता नहीं करा पाता। जब कसाब जैसे आतंकवादियों को इन्होंने नार्को टेस्ट करा के उसका पता करा लिया, तो पुलवामा में आज तक हमले के मास्टरमाइंड को क्यों नहीं पकड़ पाए? आज तक उसे गोदी मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है? उनको फांसी कब दी जाएगी? आज तक उसकी बातचीत नहीं होती है। लेकिन कसाब की बातचीत हो रही थी। कसाब आतंकवादी था, तो जो पुलवामा में किए हुए थे वो आतंकवादी कहां हैं सारे? उनको फांसी कब दी जाएगी? वो देशद्रोही नहीं है, उनकी बातचीत नहीं करती है। क्योंकि उसमें साथियों मैं कहना नहीं चाहता, आप सब खुद समझदार हैं कि उसके पीछे है कौन और किसने किया होगा, क्यों ये बात दबाई गई। अब आते हैं साथियों अगले बिंदु पे, हाथरस की घटना पे। यही बीजेपी वाले हाथरस की जब हमारी बहन के साथ में घटना हुई थी, दर्दनाक सामूहिक बलात्कार हुआ था उसका, और यहीं के पुलिस वालों ने जिंदा जला दिया था उसको। मरने के बाद रात में 2 बजे जला दिया था। और बहुत से लोगों ने, इनके लोगों ने आरोप लगाया था कि घर वालों ने ही उसको मार दिया। और यही उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी पुलिस, ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसके साथ में रेप हुआ है या उसे क्या नाम है, उसके साथ कोई दुष्कर्म किया गया है। और यही कुछ मैं खास लोगों की बातचीत करता हूं कि वो लोग बैठे थे किसी, जो उनके साथ जिन्होंने दुष्कर्म किया उनके सपोर्ट में खड़े थे, और वो कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और जब हमारे समाजवादी भाइयों ने इस बात को उठाया, हम लोगों रोड पे गए, प्रदर्शन किया, हमारे जब नेता गए, वरिष्ठ लोग गए, अन्य राजनीतिक पार्टियां गई, तो हम लोग के उन लोगों के तार पीएफआई से जोड़ने लगे। पीएफआई के लोग हैं, इनकी फंडिंग बाहर से होती है। भाई पीएफआई से फंडिंग होती है तो आप उन्हें गिरफ्तार करो ना, उनको सबको जेल भेजो।
आप जेल भेजिए उनको, और उसके बाद वही रिपोर्ट जब वो जांच सीबीआई को जाती है तो उसमें 4 लोग आरोपी बना दिए जाते हैं। 4 लोग आरोपी, और ये माना जाता है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया। तो ये 2 रिपोर्टें हैं। तो मैं पुलिस को इसका दोषी नहीं मानता, मैं उस सरकार को दोषी मानता हूं जिसके शासनकाल में वो ये सब अन्याय हो रहा है बहन बेटियों के साथ, और अपराध घटित किया जा रहा, लूट और हत्याएं की जा रही हैं जिसकी जवाबदेही नहीं है। लोकतंत्र कहां है? अगर कल की डेट में वो जिन पुलिस वालों को इस बीजेपी सरकार ने सस्पेंड किया है तो उन लोगों को भी इस्तीफा दे देना चाहिए जिन्होंने क्या नाम इसके बारे में, अगर उनको जानकारी नहीं थी तो उन्होंने मंच पे आके बोला कैसे कि नहीं ये बातचीत गलत है, ऐसा नहीं हुआ है। 2 लोगों में अलग अलग इतनी भिन्न भिन्न कैसे बातें हो सकती हैं? इसके लिए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? इनका सरकार के नेता उसके दोषी नहीं है, उनका मंत्री, कानून मंत्री दोषी नहीं है। इसकी जिम्मेदारी सबकी होनी चाहिए, सिर्फ पुलिस अधिकारी की नहीं। सभी को सस्पेंड, सभी को इस्तीफा देना चाहिए। अब साथियों, बीजेपी जैसे कि अपने आप को देशभक्त के रूप में सबके सामने रखती है, मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी इतनी बड़ी देशभक्त है कि एक सिर्फ मैं उनके कार्यालय का एक झंडा दिखाना चाहता हूं। 1 मिनट में आपको झंडा दिखाता हूं, जहां पे आप देखेंगे कि बीजेपी का झंडा हमारे तिरंगे से भी ऊंचा है। आप ये देखिए, आप ध्यान से देखिए साथियों, ये इनका कार्यालय है बीजेपी का, और ये इनका झंडा है। मतलब देश से भी बड़ा इनका झंडा है, देश से बड़ा इनका कार्यालय है, और यही इनका देश है। कार्यालय का नाम बता दो। ये देखिए कार्यालय का नाम भी लिखा हुआ नीचे, आप देख सकते हैं, नाम भी लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख लीजिए। ये अपने आप को देशभक्त बताते हैं। अब साथियों, इतने बिंदु के बाद मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगा कि हमारे यहां की इंटेलिजेंस उस वक्त क्या कर रही थी। 2 महीने से लगभग प्रदर्शन चल रहा है किसानों का, और जिसको दीप सिंधु को, जिसको खालिस्तानी समर्थक बताया जा रहा है, और उसके बीच में वो बताते हैं कि वो वहां था। तो आपकी इंटेलिजेंस, आपका खुफिया विभाग जो पाकिस्तान में भी जानकारी मुहैया करा लेता, पूरे विश्व की जानकारी मुहैया करा लेता, ईरान की भी करा लेता है, बाहर के और मुल्क की भी करा लेता है, उसे एक एक चीज की जानकारी होती है कि कब कौन सा देश क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो आपको ये नहीं पता चला, आपका एक भी खुफिया एजेंट नहीं इन किसानों के बीच में घुस पाया, वो जानकारी ले पाया कि इसके बीच में कुछ अराजक तत्व घुस गए हैं, कि सभी खालिस्तानी थे। आपकी अगर मंशा ठीक थी तो आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, उसे जानकारी क्यों नहीं हुई कि उसके बीच में कौन है, उसके बीच में कितने लोग घुसे हुए हैं? क्या यह मानने वाली बात है? जहां पे इतनी बड़ी संख्या में ये लोग वहां तक पहुंच जाते हैं और पुलिस को खबर ना हो, और पुलिस उसमें कहती कि हम मानव का वो सपोर्ट कर रहे थे, मानव क्षति ना हो, तो ये पुलिस वाले फिर मार क्यों रहे थे? ये किसानों को क्यों मारा? जो सपोर्टर, इतनी बड़ी इंटेलिजेंस, इतना बड़ा इनका 26 जनवरी, इतना बड़ा हमारे देश का, जिस पे सिक्योरिटी लगा दी जाती, बॉर्डर सील कर दिए जाते हैं, 26 जनवरी वाले दिन लोग वहां पे पहुंच गए और खालिस्तानी समर्थक वहां पहुंच गया, उसने झंडा लगा दिया और आपको कुछ पता ही नहीं चला, आपको लगा किसान है। आपके यहां अगर बाहर से एक आतंकवादी आ जाता दूसरे देश से तो आपको जानकारी हो जाती है, अगर एक आतंकवादी आ जाता है तो आपको जानकारी हो जाती है, लेकिन वो खालिस्तानी दीप सिंधु वहां पहुंच गया, आपको जानकारी उसकी नहीं है। क्या ये मानने योग्य है? या तो आप ये कह दीजिए हमारी इंटेलिजेंस नहीं सही है, लेकिन हमारे देश की इंटेलिजेंस पे हमें बहुत भरोसा है, मैं उसका सम्मान करता हूं और मुझे ये चीज पूरा भरोसा है कि हमारी इंटेलिजेंस का फेलेवर नहीं है। आज उनका गलत मिसयूज किया जा रहा है आपके द्वारा। ये सब आप लोगों की, कुछ लोगों की मिली भगत से ये सब किया गया है
कि जिससे इस आंदोलन को गुमराह किया जाए, लोगों को भ्रमित किया जाए, लोगों के जज्बातों को दिल में छुआया जाए कि लोकतंत्र के उसमें ये खालिस्तानी लोग वहां पहुंच गए हैं और इस आंदोलन को खालिस्तानी रूप देके उनके आंदोलन को खत्म किया जाए अपनी ताकत के दम पे। इसलिए आपने ये सारा षड्यंत्र रचा है। साथियों, मैं इसके माध्यम से बोलना चाहता हूं बीजेपी सरकार को कि कल की डेट में जब हमारे यहां कोई प्रदर्शन किया जाता है, हमारे यहां जब किसी प्रकार का प्रोग्राम होता है, या आपके यहां का कोई राजनेता बड़ा, जैसे अभी कुछ समय पहले साथियों बताता हूं, जेपी नड्डा जी आने वाले थे लखनऊ में। जिस दिन आने वाले थे उस दिन हमारे कैंट विधानसभा अध्यक्ष श्री रितेश साहू जी को पुलिस ने रात में 2 बजे घर पे जाके गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तारी की वजह बता दूं, आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। गिरफ्तारी की वजह यह बताई गई कि जेपी नड्डा जी आने वाले थे और इनके सर्विलांस डिपार्टमेंट था, ये जहां जहां जा रहे थे तो उनको डाउट हुआ तो उन्होंने उठा लिया। अब एक बात बताइए, क्या हमारे कैंट अध्यक्ष जी क्या आतंकवादी थे जिन्हें उठा लिया गया था रात में 2 बजे? मुझे जब सूचना मिली और मैं वहां पे गया तो एक चौकी इंचार्ज साहब भी वहां बैठे हुए थे। जब उनकी रिहाई करा के वहां घर पे गया मैं, तो वो भी बैठे हुए थे, नजर बंद किए हुए थे बैठे। तो मैंने उनसे एक चीज पूछी, मैंने कहा एक बात बताइए, क्या ये आतंकवादी हैं, इन्हें आप उठा के लाए, नजरबंद कर रहे हो, किस वजह से नजरबंद कर रहे हो? तो इन्होंने बोला कि ऊपर से आदेश था। किस चीज का आदेश था? कि ये जहां पे ये चल रहे थे, जहां जहां आ रहे थे, इसके अंडर में जेपी नड्डा जी आने वाले थे। जेपी नड्डा जी आने वाले थे और एक सामाजिक आदमी, जो राजनीतिक आदमी है, ससम्मान जिसको समाज मानता है, उसको आप इसलिए उठा लेते हैं कि जेपी नड्डा जी आने वाले हैं। पर देश की राजधानी दिल्ली, जहां 26 जनवरी जैसा पर्व है, वहां इतनी बड़ी घटना हो जाती है, वहां इंटेलिजेंस आपकी काम नहीं करती। वहां आपकी इंटेलिजेंस हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है और इंतजार करती है कि कुछ घटना घटित हो जाए, और बिना आपकी मिली भगत के। कैसी बातचीत कर रहे हैं आप? आज की डेट में हम लोगों की सूचना बाद मिलती है, आपको पहले पता चल जाता। फोन टेप आप करते हो, सीरियल लोकेशन आप निकाल लेते हो, सर्विलांस पे आप डाल लेते हो, जो बंदा आता जाता है एक एक ट्रैकिंग आप करते हो। आपका खुफिया विभाग इतना सक्रिय है, आप हम लोगों को प्रदर्शन तक तो करने नहीं देते हो, और आपने इतना बड़ा प्रदर्शन होने दिया और आपको इसकी जानकारी नहीं है। मान लिया जाए, हम मान ले, देश का नागरिक मान ले कि आपको इसकी सूचना नहीं थी, आपको ये नहीं पता था कि इंटेलिजेंस ने आपको नहीं बताया था कि यहां पे कुछ खालिस्तानी समर्थक घुस गए। साथियों, मैं इसको बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि ये सब बीजेपी की मिली भगत है और बीजेपी फिर से वही अंग्रेजों वाली स्थिति ला रही है। वो सिर्फ गुलाम बनाने की स्थिति में है, सिर्फ कुछ उद्योगपतियों को वो फायदा पहुंचाने के लिए इस कृषि बिल का दुरुपयोग कर रही है, किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही, कि उसे पता है, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें होती हैं, उसे पता है ये चीज कि अगर मैंने ये चीज किया तो इससे हमारे उद्योगपतियों को नुकसान होगा, तो इसलिए पीछे नहीं हट रही है। और लगातार इस आंदोलन को, क्योंकि ये आंदोलन जो है, किसान के आंदोलन जो है, ये इनके गले की फांस बन गई है। इस वजह से ये इसे सांप्रदायिक रूप दे रहे हैं, क्योंकि इस किसानों को, हमारे आम जनमानस का, देश के एक एक नागरिक का समर्थन प्राप्त है। इसलिए ये इसमें सांप्रदायिक लोगों को बीच में घुसेड़ के, असामाजिक लोगों को घुसेड़ के इसे दूसरा रूप देने की कोशिश की जा रही है। जैसे ये हाथरस की घटना, पुलवामा घटना, बहुत सारी घटनाएं हैं हमारे देश में होती रहती हैं कि अगर कोई मुस्लिम अगर कोई विरोध करे तो पाकिस्तानी हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ देशभक्त तो सिर्फ कुछ ही खास लोग हैं। हिंदू करे तो वो किसी समुदाय का हो जाता है।
पंजाबी करे तो खालिस्तानी हो जाता है। अब एक बात बताइए, फिर आंदोलन किसको अधिकार है? सिर्फ बीजेपी को। क्यों? क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। ये इनको जब प्रदर्शन होता है तो इनको परमिशन भी मिल जाती है, परमिशन के साथ साथ कोरोना भी खत्म हो जाता है। हमारे समय में जब हमारा प्रदर्शन होता है तो कोरोना आ जाता है, हमारे लिए कोई परमिशन नहीं है, ठीक है। और यही नहीं, हमारे कुछ गोदी मीडिया वाले, अभी कुछ समय पहले हम लोग 14 दिसंबर को किसानों के समर्थन में जब एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, और यही योगी पुलिस द्वारा हम लोग को जबरन लाठी डंडे मार के और गिरफ्तार करके इको गार्डन ले गए। और इको गार्डन नहीं ले गए, वहां से 6 दिनों के लिए हमें जेल भेजा। और अगर हमारा न्यायालय, जिस पे हम लोग सब लोग भरोसा करते हैं, अगर वहां पे याचिका नहीं दाखिल होती, वहां पे अगर सुनवाई नहीं होती, तो ये 6 दिन में नहीं, मुझे उम्मीद थी कि ये महीने भर में भी ना ये छोड़ते। तो आखिर क्या हम लोग आतंकवादी थे? हम अपराधी थे? हम कोई व्यक्तिगत अपने घर का मुद्दा लेके गए थे? हम तो सामाजिक मुद्दों को लेके बातचीत करते हैं, हम देश के मुद्दों को लेके बातचीत करते हैं। अगर आप देशभक्त हैं तो आप दूसरे को देश विरोधी नहीं कह सकते। देशभक्त हम भी हैं। आप देशभक्ति, आपको मैंने एक एक चीज दिखाई साथियों, ये देशभक्ति है। एक उससे संबंध है, ये आपका जो खालिस्तानी समर्थक है, इससे बीजेपी के संबंध है, ये देशभक्ति है। अपने कार्यालय में तिरंगे से ऊंचा झंडा लगाना बीजेपी सरकार का, यह देशभक्ति है। इन अन्नदाताओं को लाठियों से मारना, इनके आंदोलन को खत्म करना, षड्यंत्र रचना, यह देशभक्ति है। साथियों, देशभक्ति नहीं है, यह आपको फैसला लेना है। आज कुछ मीडिया के लोग बिल्कुल से इन लोगों के साथ में हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं, इसीलिए मीडिया में आम जनता को जगह नहीं दी जाती है और विपक्ष को, हम समाजवादियों लोगों को बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता है। क्योंकि उन्हें पता है, जब भी जितनी चीजें मैंने बताई, जब चाहे जो हमारा भाई पूछना चाहता हो या बात करना चाहता हो तो मैं उसे प्रूफ के साथ सारी चीजें दे दूंगा। लेकिन क्या इसके लिए कोई समाज में निकला? कल जब 1 रुपए पेट्रोल में बढ़ता था, डीजल बढ़ता था, 2 रुपए बढ़ता था, तो लोग धरने प्रदर्शन पे बाहर निकल आते थे। आज लगातार तेल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। आज सरकार क्यों नहीं कोई बातचीत करती है? आज धीरे धीरे इन्होंने गैस की सब्सिडी खत्म कर दी, धीरे धीरे आपने क्या नाम है तेल के दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप देश को किधर ले चले जा रहे हैं? आज जिस एमएसपी की बात करते हैं, आज किसान का धान, जो कि आप स्वयं बताते हैं कि 900 से 1000 रुपए कुंटल उसकी लागत आती है, आज उसको 900 रुपए कुंटल पे बेचना, उसका धान लिया जा रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, उसे फांसी लगाने पे मजबूर होना पड़ रहा है। आज वो इस ठंड में वहां पे पड़ा हुआ है, क्या वो देश का नागरिक नहीं है? अगर वो देश का नागरिक है तो आखिर ये जिद किस चीज के लिए है कि आप उस कानून को वापस नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों उनके साथ इस तरह से अत्याचार किया जा रहा है? किसी को साथियों शौक नहीं होता है कि उस तरीके से अपने परिवार के साथ, माँ बहन बेटियों के साथ, बच्चों के साथ बाहर पड़ा हुआ है इस ठंड में। 2-2 महीने हो चुके हैं और सरकार के पास कोई नीति नहीं है, उसका किसी भी प्रकार का सहयोग, सपोर्ट नहीं किया जाता है। हम लोग अगर लाइव के माध्यम से इनको उजागर करते हैं तो हमारी वीडियो डिलीट मार दी जाती हैं, हमारी पोस्टें डिलीट कर दी जाती हैं, हमें दबाने के लिए पुलिस का प्रयोग किया जाता है, हमें ये लोग मारते पीटते हैं, हमें जेलों में भरते हैं। यह है देश का संविधान।
क्या देश में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन, ये तो अंग्रेज भी नहीं करते थे कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से, हमारे बापूजी का कहना था, महात्मा गांधी जी का, कि आप अहिंसा के रास्ते पे चलिए, कोई कुछ नहीं, उन्होंने अहिंसा पे देश को आजादी तक पहुंचाया। और आज हम लोग अगर अहिंसा से बैठते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हैं, तो हम लोग को लाठी और डंडों से मारा जाता है, कैमरे का मुंह दूसरी तरफ घुमवा दिया जाता है। मीडिया वाले भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि सरकार हमेशा एक नहीं होती है। आज सरकार वो है तो कल कोई और होगी। किसी एक का समर्थन करना, क्योंकि आप चौथा स्तंभ हैं, अगर आप किसी एक को दिखाते रहेंगे तो उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। आज हम इस्तेमाल, आज मेरा नंबर है, आप ये मत समझिए आंखों में पट्टी आप सभी लोग बांधे हुए हैं, आप ये मत समझिए कि सिर्फ ये हमारे साथ की घटना है या किसी मुस्लिम भाई की घटना है, किसी हमारे पंजाबी भाई की घटना है, हमारे की क्रिश्चियन भाई की घटना। ये घटना तो किसी के साथ भी घटित हो सकती है। आज मेरे साथ है, कल आपके साथ है, क्योंकि इस तरीके का कानून या जिस तरीके से इस समय पुलिस एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। आज वो राजतंत्र की तरफ हमारा देश बढ़ता चला जा रहा है, और हम लोग को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांट के डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो अंग्रेज करते थे, वही किया जा रहा है। इसे समझने की जरूरत है, क्योंकि आज लोगों का पेट नहीं भर रहा है, और इनकी रणनीति यही है कि 10% लोग राज करेंगे और 90% लोग बंधुआ मजदूर बना दिए जाएं, और उसी पे चल रहे हैं ये लोग। अगर आज हम लोग नहीं जागे, हमने आवाज अपनी नहीं उठाई, तो कल यही लोग हम लोगों को अगर आवाज उठा दिया, तो जो चीन में हो रहा है वही भारत में होगा। हम लोग को बोलने का आजादी नहीं होगी, हम लोग अपनी बात नहीं कह पाएंगे। आज के पहले का एक दौर था कि हम पुलिस के पास जाके अपनी बात रख पाते थे, आज ये दौर बना दिया है कि पुलिस ने डर का माहौल बना दिया है कि आम आदमी तो दूर की बात है, आज विधायकों की नहीं सुनी जाती, आज वो लोग अपनी बात, अपने लोगों की बात नहीं रख पाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। लेकिन साथियों, हम समाजवादी लोग इससे डरने वाले लोगों में से नहीं हैं कि आप हमें जेल भेज दोगे, आप हमें प्रदर्शन नहीं करने दोगे। हम इस किसान अपने अन्नदाता के साथ हैं, हर कीमत पे साथ हैं, और जब तक ये बिल वापस नहीं होगा, जब तक उसके साथ रहेंगे, और देश का एक एक नागरिक उसके साथ रहेगा। आप चाहे जितने जोर जुल्म कर लो, आप चाहे जिस तरीके लाठियां चला लो, हमें जेल भेज दो, लेकिन हम मानने वाले लोगों में से नहीं हैं। और आप जो भी कानून का दुरुपयोग करेगा, या हमारे किसी भी भाई को कष्ट पहुंचाएगा, या हमारे समाजवादी को, किसी भी टीम के किसी भी कार्यकर्ता को अगर आपने किसी भी तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश की या आपने परेशान करने की कोशिश की, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये मत समझिएगा कि हम विपक्ष में हैं। अगर हम देश के लिए जान देना जानते हैं, तो हम अपने लोगों को न्याय भी दिलाने के लिए हर चीज करने को तैयार हैं। उसके लिए अगर हम अपना लहू बहाना पड़े, तो अपना लहू भी सड़कों में बहा देंगे। साथियों, यह किस तरीके का माहौल आ गया है लोकतांत्रिक देश में। कल मैं देख रहा था, हमारी महिलाओं पे, बहनों पे इन लोगों ने लाठीचार्ज किया, गंदी गंदी गालियां दी इन्होंने। मीडिया के ना होने से मीडिया का कैमरा दूसरी तरफ घुमा देते हैं, और घुमाने के बाद इतने गंदे गंदे शब्दों का उपयोग करते हैं, लातों से मारते हैं, जूतों से मारते हैं, बाल नोचते हैं। यही लोकतंत्र है। ये अधिकार किसने दिया कि अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से अपना बात रखना चाहता है, प्रदर्शन करना चाहता है, किसी का समर्थन करना चाहता है, तो ये हमारा संविधान हमें हक देता है, अधिकार देता है, हम रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए इस तरीके से मारपीट के हम लोग की आवाज को आप दबा नहीं सकते। आज आपने जो देश में खौफ और डर का माहौल बना रखा है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहुत दिन तक ये चीज नहीं चल पाएगी। बहुत जल्द हम लोग फिर सड़कों पे होंगे, और आप अनुमति दें या न दें, अगर कोई भी सामाजिक मुद्दा होगा और देश हित में होगा मुद्दा, चाहे वो हमारी महिलाओं का हो, हमारी बहनों का हो, माताओं का हो, छात्रों का हो, बेरोजगार युवाओं का हो, या किसानों का हो, जिसका भी आंदोलन होगा,
और ये जो कानून ध्वस्त कानून व्यवस्था है, जिसके खिलाफ लगातार हम लोग रोड पे सड़कों पे आ रहे हैं, अगर इसी तरीके के हालात रहे तो बहुत जल्द हम लोग रोड पे आपको दिखेंगे और ज्यादा ताकत से दिखेंगे। और आप जितना मारोगे उतनी बड़ी संख्या में हमारे क्रांतिकारी साथी, हमारे युवा साथी ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़ेंगे और हम किसी कीमत पे इस देश विरोधी ताकतों को, ये हिटलरशाही नौकरशाहों को उखाड़ फेंकेंगे और उसका खामियाजा 2022 में आपको देखने को मिलेगा। आप हम लोगों के साथ कुछ भी कर दो, हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, पर किसी भी कीमत पर हम 2022 में ऐसी सरकार बनाएंगे, हम युवाओं की सरकार बनाएंगे, हम लोकतांत्रिक देश बनाएंगे जिसमें हमारे युवाओं के लिए रोजगार हो, जो सभी धर्म सभी वर्ग की बात करता हो। हम ऐसे लोगों की बातचीत नहीं करेंगे कि जो सिर्फ नफरत की बात करता हो, जो सिर्फ इंसानियत के खिलाफ हो, जो देश के खिलाफ हो, तो देश विरोधी नीतियों पे विश्वास रखता हो। हम इसका समर्थन नहीं करते। और साथियों, हम इसके साथ आगे बढ़कर आगे आएंगे और सभी साथियों से अपील करते हैं कि जो भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाहते हों या इस देश में हमारे पार्टी के माध्यम से बदलाव की कोशिश करना चाहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे संपर्क करें, हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी ताकत में एक ताकत और बढ़ा सकते हैं। और हम इस देश में आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बहुत जल्द बदलाव होगा, चाहे उसके लिए हमें जान की बाजी लगानी पड़ी तो उससे भी पीछे हम नहीं हटेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं साथियों, लेकिन जो चीज मैंने बोली है, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप जितनी बातों को मैंने आपके सामने रखा है, साक्ष्य रखे हैं, आप स्वयं विवेक से जरूर सोचिएगा कि ये क्या सरकार जो कर रही है वो कितना उचित है। आपको क्या इसका सहयोग करना चाहिए या इसकी खिलाफत करना चाहिए, क्योंकि युवा देश बदलने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। अगर आप सभी मेरा योगदान और सहयोग देंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सबसे आगे आपका भाई बिल्लू पांडे सबसे आगे होगा, खून बहाने में, लाठी खाने में, जेल जाने में, लेकिन इस देश का जो माहौल है इसको बदलने में भूमिका अदा करेगा अपनी, चाहे उसके लिए अपनी कुछ भी करना पड़ जाए। लेकिन हमें आप सभी लोगों की बहुत जरूरत है, आप सभी लोग हमारा सहयोग करें, क्योंकि ये किसी एक आदमी की समस्या नहीं है, हर इंसान प्रताड़ित है। बहुत लोगों से मिलता हूं, वो कहते हैं कि बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती है। साथियों, आज हिम्मत नहीं पड़ती है, कल बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आज आपके साथ हम खड़े हैं, लेकिन कल की डेट में अगर ये एक बार काबिज हो गए पूरी तरह से पूरे देश में, तो कल की डेट में आपके साथ कोई भी नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाजवादी भाई, समाजवादी लोगों के साथ जुड़कर समाजवादी पार्टी को मजबूत करें और 2022 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएं, जिससे वो हमारे युवाओं की बात कर सकें, हमारा देश उन्नति की तरफ जाए, विकास की तरफ जाए और ये जाति संप्रदाय की जो खाई है इसको पाटने का काम करें साथियों। वरना ऐसा ना हो कि बहुत लेट हो जाए और हम लोग जागें जब तक हमारे पास में कोई भी एक भी रास्ता ना बचे। ये हमारे पास आखिरी रास्ता है 2022 साथियों, और हमें उत्तर प्रदेश से इसको इशारा कर देना है बीजेपी सरकार का कि अब शुरुआत हो गई है तुम्हारी यहां से खात्मे की। आज उत्तर प्रदेश है, कल पूरा देश है। हमें एक एक जगह किसी भी तरीके से इनको उखाड़ फेंकना है और सब मिल बांट के सभी भाइयों को साथ देना है, हमारे टीम के साथ काम करना है, सभी हमारी महिलाओं और सभी की सुरक्षा को देखते हुए हम लोग को काम करना है। हिटलरशाही को ना हम पसंद करते हैं ना हम पसंद करते थे साथियों। इसी के साथ एक बार फिर मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। आप लोगों ने वक्त दिया हमें, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे आपने सुना, आपसे प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का मैं आजीवन ऋणी रहूँगा, लेकिन आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोगों तक ये बात पहुँच सके, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ये मेरा लाइव डिलीट कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। तो साथियों, इसी के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद,
जय जवान जय किसान। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर रामकांत निर्मल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर रामकांत निर्मल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अनीस राजा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अनीस राजा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हमारे सभी समाजवादी भाइयों की जिंदाबाद, हमारे देश की जिंदाबाद, हमारे के कार्यकर्ता की जिंदाबाद, हमारी टीम लोहिया की जिंदाबाद। जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जय हिंद, जय समाजवाद।